हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ KBS PRT 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो हमारे 60 में से 60 का रोल अदा करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। जो हमारा सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारी क्लास फर्स्ट है, तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास शुरू होने से पहले ही अपने सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशन थॉट के साथ। तो मोटिवेशन आज का है हमारा, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तब आपको ठानना है और रातों से लड़ना है और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं, इसमें पहले डेवलपमेंट टॉपिक के साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें हर क्षेत्र शामिल होता है, जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास एवं संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास। इन टॉपिक्स को हम डीपली समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज सिर्फ मैं आपको यही छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करूँगी और प्रैक्टिस कराऊँगी, ठीक है। तो अभी आप लोग कुछ भी नोट मत करिएगा। ये जो PPT है क्लास की वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। पॉइंट है हमारा मैच्योरेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको हम समझते हैं कि वह प्रक्रिया है जिसके साथ हम अपने पूरे जीवन में विकसित, बढ़ते और बदलते हैं। बच्चों में परिपक्वता का अर्थ है उनके विकास के चरणों से गुजरना। ये वह कार्य करने में सक्षम है जो वे पहले नहीं कर सकते थे। अतः ये कहा जा सकता है कि परिपक्व होने के साथ योग्यता और अनुकूलनशीलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आप जो भी हैं बस सच्चे होना भी एक सच्ची परिपक्वता की क्या है? निशानी है। आप घमंडी बने बिना भी आत्मसम्मान पा सकते हैं। एक परिपक्व इंसान कभी किसी को भी नीचा नहीं दिखाता या फिर जैसा वह है ही नहीं वैसा बर्ताव भी नहीं करता। इसकी एग्जाम्पल हैं कुछ। परिपक्वता वह है जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं। जैसे कि होता है कि कोई बच्चा अच्छा कपड़े पहनना है तो हम कहेंगे कि हमारे पास भी अच्छा कपड़ा हो, या वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो ये जो तुलना होती है ना, उसको करना क्या बंद कर देता है जब बच्चा क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है, परिपक्वता तब होती है जो आपको एहसास होता है कि कोई आपकी जीवन की परवाह नहीं करता है जब तक आप जीत नहीं जाते हैं। परिपक्वता तब होती है जब आपको पता चलता है कि 70% सोशल मीडिया दुखी लोगों के बारे में है जो केवल खुश होने का नाटक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ है। ऑप्शन हमारा है जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी। नेक्स्ट है हमारा, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना, शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना। एंड डी है हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्रकृतिवादी जो हमारे विचारक थे उनके अनुसार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें आराम आराम से। जो हमारी वास्तविक शिक्षा है
जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने के लिए और जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करती है, सहायता करती है। तो ऑप्शन हमारे सभी करेक्ट हैं। जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित करना, प्रकृति नियमों का अध्ययन करना, शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाक्यांश विद्यार्थी की आवश्यकताओं की व्याख्या करने में। फर्स्ट है इसमें, सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत है कि शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी की स्वयं अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। प्रयोगवादी कहते हैं कि आवश्यकताओं के अंतर्गत संभावित परिणामों के समझदारीपूर्ण विचार सम्मिलित होने चाहिए। सी है इसमें, यथार्थवादियों के अनुसार विद्यार्थी की आवश्यकताएं उसकी उस क्षण की इच्छाएं या संवेग होते हैं। डी है इसमें, प्रयोगवादियों के अनुसार आवश्यकता वह होती है जो पूर्ण व्यक्ति अनुभव करते हैं और विद्यार्थी के लिए अच्छी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी की स्वयं अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि जो हमारे प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो हैं, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं अपनी डेफिनेशन में, जैसे कि बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हो बच्चों की, तो आपने उनको जो लेसन है उसको आप बोलकर उसे क्लास में पढ़वा रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं कराना चाहिए, उसे बच्चे को कहें कि खुद वो पढ़े और उसका अनुभव करे और खुद उससे सीखे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, राजकीय विद्यालयों में अधिकांश ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि ये विद्यालय कैसे होते हैं, विद्यार्थियों की रुचि को कायम नहीं रख पाते हैं, यह पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं कर पाते हैं, यह पाठ्यचर्या में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं, डी है बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं दे पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा वो हम समझते हैं। जैसे कि आप आंसर खुद ही निकाल लेंगे, पहले मैं आपको इसका बताती हूँ कि ड्रॉप्ड आउट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग यही होता है जो बच्चे होते हैं वो असमय विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि विद्यालय में जागरूकता की कमी, विद्यालय में आधारभूत संरचना की कमी है, या कुछ शिक्षकों की कमी है, इस तरीके के और नकारात्मक कुछ बिहेवियर होते हैं। तो इस तरीके की जो कमी है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप्ड आउट, क्योंकि यह विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वस्तुगतता, बी है मानक, सी है विपणीयता एंड डी है समग्र गुणवत्ता। तो बताओ इसका जो करेक्ट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डीप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं ना, ये ज्ञान या परीक्षण की जो क्षमता होती है उसमें पूरे क्षेत्रों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं, समग्र होते हैं। क्या होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उन उद्देश्यों को परिभाषित करना जिनकी प्राप्ति है अध्यापक को प्रयास करना चाहिए, बी है शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, सी है विभिन्न शिक्षण विधियों की सापेक्ष प्रभाविता की तुलना करना, एंड डी है संभाव्य रूप में सफल
शैक्षिक प्रावधानों की पहचान करना। संभाव्य रूप में सफल शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करना। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो शिक्षा का संबंध जो होता है ना, वो किससे होता है, नोट करते चलिएगा आप। शिक्षा का जो संबंध होता है वो किससे होता है, मानव व्यवहार, मानव व्यवहार की किससे, परिमार्जन से। किससे होता है, परिमार्जन से, परिमार्जन से होता है। और जबकि जो मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वो किससे होता है, वो व्यवहार के अध्ययन से होता है। किससे होता है, व्यवहार के अध्ययन से। नोट कर लीजिएगा, किससे होता है, व्यवहार के अध्ययन से, व्यवहार के अध्ययन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। क्या हो सके, अधिगम प्रभावी हो सके। फर्स्ट है इसमें अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रायोजन, एंड बी है इसमें पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्य, एंड सी है इसमें विद्यालय के मानदंड, एंड डी है इसमें अंतर्निहित बौद्धिक विचार। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। तो इसमें क्या है, अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रयोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि जो अधिगम होता है, नवीन ज्ञान होता है, नवीन प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, अर्जन करने की क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। तो अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, एक उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन अनुकूलन के लिए क्या कर लेती है, तैयार करती है। क्या करती है, तैयार करती है, तैयार करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। सर्वोत्तम तरीका है अभिप्रेरित करने का। इसमें क्या पूछा, अभिप्रेरित करने का। तो पहला है उसमें उनके आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान को आकर्षित करना। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रेरकों उद्दीपकों का खुलकर प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है उन उद्देश्यों को पुनः प्रणालित करना जो व्यक्ति के पास पहले से हैं, या उसे असफलता तथा दंड का डर दिखाना। अगर उसे आप दंड देंगे तो बच्चा तो खुद ही अभिप्रेरित नहीं होगा, खुद ही सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हैं बच्चों की, आप डेली होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, डेली होमवर्क दे रहे हैं कि ये करके लाना, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है। तो क्या कर रही है वो, उसे आप होमवर्क ना करके लाने पर आप उसे क्या दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं और उसको डरा रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो तो खुद ही असफल हो जाएगा, खुद ही डिमोटिवेट हो जाएगा। उसके माइंड में फिर क्या चलेगा कि मैम ने हमें वर्क दिया, मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, मैं पिट लूँगी। बस बात उसकी वहाँ पे लास्ट हो जाती है। तो हमें दंड बिल्कुल नहीं दिखाना है। बच्चे में क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रेरकों उद्दीपकों का खुलकर प्रयोग करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतिम रूप में कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है। तो विषय वस्तु में निहित रुचि, अध्यापक का व्यक्तित्व, पाठ्यचर्यात्मक अनुभवों की उत्सुकता, डी है कक्ष का भावात्मक वातावरण। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर जो होगा हमारा डी होगा, कक्ष का भावात्मक वातावरण। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है, समग्र रूप से हानिकारक
होता है, अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है। डी है लाभकारी हो या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, समग्र रूप से हानिकारक होता है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्यों होता है। जैसे कि जो परिपक्वता होती है उसमें केवल आयु ही संबंधित नहीं होती है। क्या आयु संबंधित नहीं होती है, बल्कि उसमें अभ्यास जो होता है वो हमारा क्या होता है, अभ्यास। अभ्यास का भी एक इम्पोर्टेंस रोल होता है। अभ्यास का भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंस रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक विकास अनिवार्यता किसका मामला है? किसका मामला है? सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं की अनुरूपता, बी है सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि, एंड सी है अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों प्रयोजनों का समाकलन संगठन, डी है इसमें सामाजिक कौशलों का विकास। क्या है, सामाजिक कौशलों का विकास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों प्रयोजनों का समाकलन संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कक्षा कक्ष अनुशासन किसके उन्नयन के लिए अभिमुख होना चाहिए? फर्स्ट इसमें सामाजिक अनुरूपता, बी है इसमें स्वनिर्देशन, सी है इसमें व्यक्तिक तथा सामाजिक समंजन, डी है इसमें स्वीकार्य कक्षा कक्ष व्यवहार। कक्षा कक्ष अनुशासन किसके उन्नयन के लिए अभिमुख होना चाहिए? तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो हो जाएगा स्वीकार्य कक्षा कक्ष व्यवहार। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज में अधिकारी होते हैं एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो भी शिक्षक वर्ग हैं और बालक होते हैं स्टूडेंट्स। तो उसमें कैसा मतलब एक प्रेम वाला भाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उनके जो बीच है वो पारस्परिक प्रेम होना चाहिए। ठीक है, इसका सिर्फ यही है। तो उसमें क्या होगा, एक जो अनुशासन हो रहा है वो दूर करने में क्या होगी, एक मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दो लड़कों में से प्रत्येक की बुद्धि लब्धांक कितना है? 120 है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हाई स्कूल तथा कॉलेज दोनों में सफल रहेंगे। इन लड़कों की मानसिक आयु समान है। सी है दोनों की अभिक्षमता एक ही प्रकार की और एक ही होगी। उपयुक्त में से कोई भी कथन अनिवार्य सत्य नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो लड़कों में से प्रत्येक की बुद्धि लब्धांक कितना है? 120। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हाई स्कूल तथा कॉलेज दोनों में सफल होंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि उसका कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। नेक्स्ट है इन लड़कों की मानसिक आयु समान है। नेक्स्ट है दोनों की अभिक्षमता एक ही प्रकार की और एक ही जैसी होगी। ये कैसे हो सकता है कि दोनों की अभिक्षमता एक जैसी हो? जब बुद्धि लब्धांक 120 है तो जरूरी थोड़ी है कि अभिक्षमता भी एक ही प्रकार की हो। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा लिख लेगा वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है कि इन लड़कों की मानसिक आयु समान है। क्या समान है? मानसिक आयु समान है। तो हमारा जो बुद्धि लब्धांक का जो फॉर्मूला होता है IQ का, वो हमारा होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। अब जैसे कि होते हैं बच्चों की कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि बुद्धि लब्धांक 130 वाला बच्चा है, ठीक है, तो उसे किस में रखा गया है? उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रतिभाशाली है। कैसा है? प्रतिभाशाली है, जीनियस है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल 121 से 130 वाले जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे आ जाते हैं प्रखर बुद्धि में। किस में आ जाते हैं, प्रखर बुद्धि में। एंड ऐसे समझ लेते हैं हम 111 से 120 वाले जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, तीव्र बुद्धि में, एबव एवरेज में। किस में आ जाते हैं, एबव एवरेज में। जैसे कि 91 से 110 वाले जो बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे सामान्य बुद्धि में। तो ये आपको सब पॉइंट याद कर ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? समस्या, परिणाम, विधि, परिकल्पना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, परिकल्पना। परिकल्पना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, एक वैज्ञानिक चिंतन की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक बड़ी समस्या है, ठीक है, तो उसका हल हमें खोज नहीं मिल रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है और दूसरी सामने उपस्थित हो जाती है। क्या हो जाती है, दूसरी सामने उपस्थित हो जाती है। तो ये समस्याएं जो होती हैं ना, तो ये बिना किसी हल के भी सॉल्व हो जाती हैं और बिना किसी हल के भी सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो हम उस पर क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। क्या होती है, यही हमारी क्या होती है, परिकल्पना होती है। जैसे कि एक समस्या का खोज निकल नहीं रहा है, एक समस्या का प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पा रही है, दूसरी हमारे सामने आ जा रही है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि किसी का सॉल्यूशन भी नहीं निकालो फिर भी सॉल्यूशन निकल जाता है। कुछ ऐसी होती हैं कि लाख कोशिश भी कर लो उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? ए है हमारा परंपरागत अध्यापन का अनुकल्प, बी है अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का, ऐसी युक्तियां जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती हैं, डी है इसमें कक्षा के नित्यक्रम लीक से अलग एक सुखदायी परिवर्तन। तो इसका बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। इसमें पूछा गया है अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए, तो उन्हें समझना चाहिए ऐसी युक्ति जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि टेलीविज़न है, क्या है, एक टेलीविज़न है। ये क्या है, श्रव्य दृश्य, हम सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊं कि टेलीविज़न क्या है। टेलीविज़न एक श्रव्य दृश्य क्या है, साधन है, जिससे बच्चों को हम क्या, इस पे कुछ भी हम चला देते हैं, बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या ऐसी युक्तियाँ जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती हैं, और इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन की निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है इसमें कोठारी आयोग प्रतिवेदन, आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन, यशपाल समिति प्रतिवेदन एंड जनार्दन समिति प्रतिवेदन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन। अब इसका समझते हैं। जो हमारा एक प्रबुद्ध मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन, ये एक क्या है, ये एक शीर्षक है किसका, आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन का, जो इन्होंने कब दिया था, 26 दिसंबर 1990 में ये शीर्षक दिया। तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और हमने विकास को भी समझा है एंड परिपक्वता क्या होती है इसको भी हमने समझा है। इस क्लास की जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं, और भी हमारे एडमिन्स लोग हैं, सब आपका सॉल्यूशन देने में पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लें, ताकि जो भी आने वाले नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आपको आसानी से मिलते रहें। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ।
अब मिलती हूँ प्रैक्टिस सेट सेकंड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।